सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हमारे पास जो है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला है हमारे पास है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें जो पहले 3 टॉपिक्स हैं नेटवर्क डायग्राम्स, पोर्ट, सीपीएम, कास्ट ऑप्टिमाइजेशन, इनकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वो इस प्लेलिस्ट में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर और वॉल्यूशन के बारे में। बाकी हम आगे फिर हम जो सिलेबस है एज़ पर सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आपको वीडियोज़ पोस्ट करता जाऊँगा। सो आई होप कि आपको जो पीछे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारा जो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है उसका जो फाइनल मॉक टेस्ट का लिंक है वो मैंने फाइनल वीडियो में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आज शाम तक मैं उसके सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है हमारे पास है, इसमें पहला जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक सिंपली एग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सेबल बाई लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है 2 पर्सन्स के बीच में। अब जो भी हमारे पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले रहे हैं, उनने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, जो कॉन्ट्रैक्टर और उस टेक्निकल अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक एग्रीमेंट साइन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ में है कि इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कभी अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह आ गई, जैसे डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई, तो इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो उसके लिए जो है कोर्ट भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि इट इज़ एन अंडरटेकिंग गिवन बाय अ पर्सन नॉट बाय द गवर्नमेंट पर्सन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी भी गवर्नमेंट पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, ये हमेशा ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट जो है दे सकता है जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इनलिस्टेड बाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसने जो है क्या क्वालिफिकेशन जो है एक स्टैंडर्ड सेट की है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फॉर बिल्डिंग एंड रोड्स, अगर हमने उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रोड्स या बिल्डिंग बनाना चाहता है, सैनिटरी इंस्टॉलेशन या वाटर सप्लाई, फॉर इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशनिंग, फॉर फर्नीचर, कोई भी चीज़ अगर उसने बनानी है, कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मस्ट हैव वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दिस वर्क्स। तो उसके लिए जो है आपको पता है कि इसके लिए जो है हमारे पास कार्ड्स बने होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो वो डिपेंड करता है कि अब क्लास ए क्लास सी वाला जो है मैक्सिमम जो है अमाउंट अगर हम उसने संक्शन करना होगा 50 लाख तक संक्शन कर सकता है। उससे ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट की कास्ट आ गई तो उसको कर नहीं सकता। तो ऐसे बी के लिए लेवल सेट है, फिर ए के लिए लेवल सेट है। तो उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके वो इन प्रोजेक्ट्स को कर सकता है। बट आफ्टर बुज अर्थक्वेक ऑफ गुजरात, अब जो बुज अर्थक्वेक आया था गुजरात में, आपको पता है कि बहुत बहुत बड़ा जो है डिजास्टर हुआ था उस टाइम में। तो जो हमारे पास जो है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उनने जो है ये क्वालिफिकेशन जो है चेंज कर दी, इसमें कुछ वेरिएशंस डाल दी। क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर के लिए मिनिमम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ये मस्ट हो गया। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके लिए ये डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इफ इट्स अ फर्म, अगर कोई फर्म, किसी ने कोई फर्म बनाई है जो नॉन टेक्निकल है, मतलब जिसके पास कोई वैलिड डिग्री तो नहीं है सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियर्स विद दम। तो उसके जो वर्कर्स होने चाहिए, मतलब जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसके साथ इंजीनियरिंग विंग होनी चाहिए। तो अगर खुद वो नॉन टेक्निकल होगा भी, लेकिन उसके लिए सिविल इंजीनियर उसके साथ होने चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन सेट की है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अब ये चीज़ें बेसिक टर्म है, ये आपको पता है, इनको सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कितना अमाउंट सैंक्शन कर सकता है। अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पीडब्ल्यूडी। जो भी पीडब्ल्यूडी के जो है मतलब है अथॉरिटीज है, वो कौन कितना अमाउंट सैंक्शन कर सकता है। चीफ इंजीनियर अगर हम देखेंगे 1000 लैक्स तक जो है अंडर ऑन पावर, अपनी पावर तक वो इतना अमाउंट एक्सेप्ट भी कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट आगे दे सकता है। उसके बाद अगर उसको 1300 लाख के लिए उसको एडीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, 1600 लाख के लिए उसको डीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अपनी ऑन पावर पे सिर्फ वो 1000 लाख तक जो है अमाउंट सैंक्शन कर सकता है। उसके बाद अगर हमारे पास सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा, जिसको हम सिंपल एसई से डिनोट करते हैं, 250 लाख तक जो है वो अपना अमाउंट जो है सैंक्शन कर सकता है, या इतने कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 45 लाख तक कर सकता है, और असिस्टेंट इंजीनियर जो है 3 लाख तक कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आ जाता है टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो है कितने टाइप्स के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखेंगे जनरली जो मेन कैटेगरीज है कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो हमारे पास 5 टाइप्स में कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई किया गया है। जिसको हम फर्स्ट इसमें आ जाता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट,
लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। अब वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ इनका ओवरव्यू दूंगा किस कॉन्ट्रैक्ट को कब हम यूज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ ईच आइटम्स। अब जो भी आइटम्स उस वर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होंगे, या बिल्डिंग की एग्जांपल ले लो, मटेरियल का रेट क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स, मशीनरी का रेट क्या है, मतलब जो भी आइटम, जो भी मटेरियल उसको उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज होंगी, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या होता है कि इट इज सुटेबल व्हेन कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट्स आर नॉट अवेलेबल और व्हेन नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल आइटम्स आर प्रेजेंट। अब देखो, जब इसमें क्या होता है कि जब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट्स अवेलेबल नहीं होगा कि कौन सी मटेरियल की कास्ट। अब देखो, आपको पता है कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या सिंपल हमारे पास जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनके पास जो एक शेड्यूल रेट जो है अवेलेबल होता है हर मटेरियल के लिए। कौन सा रेट जो है वो उनने एक शेड्यूल ऑफ रेट्स पहले ही डिजाइन किया होगा। और आपने एस्टिमेशन पढ़ा होगा, एस्टिमेशन में हमारे पास क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स अवेलेबल होता है कि सीमेंट किस रेट से चल रहा है, मटेरियल एग्रीगेट की एग्जांपल ले लो आप, कोर्स एग्रीगेट, स्टील, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है साइट पे, हर मटेरियल के लिए उन्होंने बनाया होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स बनाया होता है। वो एज पर प्रेजेंट मार्केट रेट के हिसाब से उसमें चेंजेस वगैरह आती रहती है। तो अगर हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट्स किसी जगह अवेलेबल नहीं होगा, जिस जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो उस वक्त हम आइटम रेट या यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। या हमारे पास ऐसी नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उसमें जिस हम प्रोजेक्ट को बना रहे हैं कि जिनमें नॉन शेड्यूल आइटम्स होंगी, मतलब जिनकी हम शेड्यूलिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कि अब ये जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिट प्राइस रेट कॉन्ट्रैक्ट किसके बेसिस पे आता है, मटेरियल का रेट क्या चल रहा है, लेबर रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट की उसकी कॉस्ट को डिसाइड किया जाएगा। तो ये पहला आ जाता है आइटम रेट या यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आ जाता है हमारे पास क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे मोस्ट कॉमनली जो है, सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे इजी जो आजकल यूज किया जाता है हमारे पास है क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि बेस्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ वर्क पर क्यूबिक मीटर, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर लिया है, काम लेता है, किस बेस पे लेता है, वो उसमें क्या होता है कि पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से पेमेंट दी जाती है कि पर क्यूबिक मीटर कितना काम वो करेगा, क्यूबिक मीटर के हिसाब से उसको पेमेंट की जाती है। जितने क्यूबिक मीटर वो काम करेगा उस हिसाब से, अब वो क्यूबिक मीटर में सारा इंक्लूड करेगा, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, कंस्ट्रक्शन कास्ट, चार्जेस वगैरह, जो सारे कितने क्यूबिक मीटर, आप सपोज करो एक क्यूबिक मीटर किसी ने वॉल बनानी है, तो उस एक क्यूबिक मीटर वॉल को बनाने के लिए कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी, वाटर चार्जेस, लेबर चार्जेस, अपना जो उसका सेल्फ प्रॉफिट है, वो सारा इंक्लूड करके जितना आएगा पर क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए, उस हिसाब से फिर वो जितनी क्यूबिक मीटर काम करेगा उस हिसाब से उसको टोटल पेमेंट जो है दी जाती है। तो ये सबसे मोस्ट और कॉमनली आजकल के टाइम में यूज किया जाता है, कॉमनली यूज इन आवर डेज। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर हैव टू कोट अ लमसम फिगर फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट एज पर गिवन स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग्स। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो लमसम फिगर जो है, लमसम कास्ट डिसाइड करके एवरेज कास्ट बोलता है कि मैं इस हिसाब से इस काम को करूंगा। तो इसको हम जनरली, अब जो भी काम उसने करना है एज पर स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है जो भी गाइडलाइंस दी गई होंगी उस काम को करने के लिए, उनको स्पेसिफिकेशंस कहते हैं, और ड्राइंग्स वगैरह जो अवेलेबल होगी तो उसी हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। तो इसमें एवरेज जो है कोई एग्जैक्ट वो फिगर नहीं है, लमसम जो है एज्यूम करके हम वो क्या करता है कि उस काम को करता है जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ली, जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। इट इज अडॉप्टेड इन एक्सेप्शनल केसेस, जिसको हम जनरली एक्सेप्शनल केसेस में अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ इसमें आ जाता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल जाता है, इसमें क्या होता है कि रेट्स आर फिक्स्ड बाय डिपार्टमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू डू वर्क एट सम परसेंटेज। अब देखो, रेट कौन फिक्स करता है, जो भी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लो या आप आरएनबी डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लो, वो रेट फिक्स करेगा कि इतने क्यूबिक मीटर बनाने के लिए, एक क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए हम 1000 रुपये आपको ऑफर कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि मुझे 1000 रुपये पे 1 या 2% या 3% प्रॉफिट चाहिए, फिर जाके मैं इसको काम करूंगा, कि मुझे पेमेंट जो है 1000 की जगह आपको 1200 या 1300 आपको पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो कुछ परसेंट जो है उसके इंक्रीमेंट करके जब जो है कॉन्ट्रैक्टर विलिंग हो जाता है किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अडॉप्टेड वेयर कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट्स आर अवेलेबल। तो इसको हम जनरली अडॉप्ट करते हैं जब हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट्स अवेलेबल होगा। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनमें आ रहा है, कौन कब अडॉप्ट किया जाता है। अब अगर सबसे पहले हम देखेंगे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे अडॉप्ट किया जाता है जब हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट्स अवेलेबल नहीं होंगे। अब लमसम जो है इसको कब किया जाता है, एक्सेप्शनल केस में यूज किया जाता है। और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल ऑफ रेट जो होगा अवेलेबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मेरा कहने का मतलब है वो यही पॉइंट्स है, क्योंकि बाकी तो आपको ये चीजें पता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवा सकता हूँ।
सो लास्ट इसमें जाता है, लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव। अब दो या तीन को कंबाइन करके, जैसे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट या लमसम को कंबाइन करके एक बनाया, या परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट या क्यूबिक कंटेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करके बनाया, तो ये नाम से ही पता चल जाता है। तो ये थी ब्रीफ जो है इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है वो हमारे पास है टेंडर। अब टेंडर क्या होता है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पांस टू अ टेंडर कॉल नोटिस टू एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। अब देखो, जब भी कोई काम होता है, अब जो R&B डिपार्टमेंट या PWD डिपार्टमेंट, अब मैं इनकी एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन से डिपार्टमेंट है, जो जहाँ मैक्सिमम जो काम यहाँ पे हमारे JNK में हो रहे हैं वो इनके अंडर ही होते हैं। तो आज के टाइम में अब जो रोड्स वगैरह आ रहे हैं वो PMGSY डिपार्टमेंट बना रहा है, लेकिन इससे पहले जितनी भी रोड्स वगैरह बनती थी वो सारे R&B डिपार्टमेंट बनाता था या सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट बनाता था। तो अब वो क्या करता है कि जब भी उनने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा तो वो क्या करते हैं, नोटिस डालते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि नोटिस डालने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट डालने के लिए, तो वो टेंडर डालता है। वो बोलता है कि मैं इतने में आपको ये काम करके दूंगा। तो जो भी रिटन डॉक्यूमेंट वो सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर, किसके? इन द रिस्पॉन्स ऑफ टेंडर कॉल नोटिस। अब टेंडर कॉल नोटिस कौन पब्लिश करेगा? जो डिपार्टमेंट होगा जिसको काम करवाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। अब टेंडर फॉर्म क्या होता है? जो भी प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेंडर, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन जो टेंडर की होंगी वो सारी उसमें मेंशन होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? टेंडर फॉर्म। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ये टर्म्स आपको पहले ही पता है। अब मेन पॉइंट जो इसमें आपको वही इसके बारे में डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉर्म में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, की काम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कितनी एस्टिमेटेड कास्ट वगैरह है, वो सारा इसमें आ जाएगा। दूसरे जो इसमें आता है वो सबसे मेन पॉइंट है, एस्टिमेटेड कास्ट कितनी है प्रोजेक्ट की, वो भी हम टेंडर फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब होता है कि ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम में हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इतने टाइम में, कॉन्ट्रैक्टर को वो देती है कि आपको इतने टाइम में ये काम हमें कंप्लीट करके देना है। उसके बाद अर्नेस्ट मनी, ये टर्म हम नीचे आगे जो है डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखो कि अर्नेस्ट मनी भी ये इसमें होता है टेंडर फॉर्म में। और लास्ट में होता है हमारे पास सिग्नेचर कॉलम। फिर दोनों जो है कंपिटेंट अथॉरिटी या जो भी डिपार्टमेंट होगा वो भी सिग्नेचर करेगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी सिग्नेचर करेगा। क्योंकि अगर कभी कल जो है कोई प्रॉब्लम्स वगैरह, कोई डिस्प्यूट वगैरह आ गई, तो दोनों जो है उसको, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इसको टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। एक दूसरे के खिलाफ जो है उसको केस वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है डिपार्टमेंट जो है उससे विलिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्टर से कि उसने आधा ही काम छोड़ के बीच में चला गया, तो डिपार्टमेंट उस पर केस कर सकता है। या अगर डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं कर रहा है तो तब कॉन्ट्रैक्टर उस पर केस कर सकता है। तो ये दोनों जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, दोनों केसेस में इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये थी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है वो वॉल्वेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉल्वेशन होता है क्या? वॉल्वेशन का मतलब होता है कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, एक्सपीरियंस या रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल डाटा। अब देखो, हमारे पास कोई ऑनर है, अगर उसके पास कोई बिल्डिंग है, सिटी में है, अगर वो उस बिल्डिंग को सेल करना चाहता है, तो सेल करने से पहले उसको अपनी जो बिल्डिंग की, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी में इसको मैं सेल कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को निकालना, उसको हम कहते हैं वॉल्वेशन की। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, या रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल डाटा, या जो उसकी रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल डाटा। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि जो भी हमारे पास उसकी एस्टिमेटेड कास्ट जो है, उसके पास एस्टिमेट तो पड़ा होगा कि कितनी इसको टोटल जो है कास्ट मुझे बनाने के लिए कितना खर्चा लगा टोटल, वो उसके पास अवेलेबल होगा। तो उन बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज वॉल्वेशन। इट जनरली डिपेंड्स ऑन लोकेशन, पर्पस, सप्लाई एंड डिमांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जब भी किसी प्रॉपर्टी की हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, कि वो प्रॉपर्टी जो है लोकेट कहाँ कर रही है। अब एग्जांपल ले लो, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो विलेज में अवेलेबल है, वहाँ पे उसकी कास्ट एज कम्पेयर टू अगर वही प्रॉपर्टी सिटी में अवेलेबल होगी, तो विलेज में उसकी कास्ट कम होगी और जो है सिटी में उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। पर्पस, अब हम किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उसको आप शॉपिंग मॉल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो पर्पस के हिसाब से भी हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट की जो है वैल्यू है वो भी वैरी करती रहती है। सप्लाई एंड डिमांड क्या है? अब देखो, कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, फिर खरीदते हैं, सेल करते हैं, खरीदते हैं। वो उनका काम क्या है? खरीदना, फिर उसको सेल करना, खरीदना और उसको सेल करना। तो वो डिपेंड करता है कि अब जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो भी ऑनर है, जो उसके पास प्रॉपर्टी है, उसकी डिमांड कैसी चल रही है मार्केट में और सप्लाई कैसी है, उस हिसाब से भी करती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पहले ही पता है। उसके बाद पर्पस ऑफ वॉल्वेशन। अब देखो, वॉल्वेशन हम क्यों करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू की क्यों फाइंड आउट करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर बाइंग और सेलिंग। अगर हमने प्रॉपर्टी को बाई करना या सेल करना, उसके लिए हमें उसके लिए तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट है। फॉर मॉर्गेज या सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, इसके लिए भी पता होना चाहिए। अब मॉर्गेज, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स वगैरह ये टर्म्स हम आगे सारी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
उसके बाद जो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। अब देखो यहाँ पे तो हम यहाँ पे अब अगर हमने किसी को रेंट पे रखना होगा तो हम अपनी मर्जी से रेंट डिसाइड कर लेते हैं 2000, 4000, 6000। लेकिन आप सिटीज वगैरह में जाओगे वहाँ पे जो रेंट डिसाइड होता है वो बिल्डिंग कास्ट के टोटल उसकी कास्ट है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितना रेंट जो है आपने जो आपका जिसमें आप रेंट पे जिसको रखना चाहते हो उसको आप कितना रेंट फिक्स करोगे। अब इसके बेसिस पे आपको मैं आगे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, वहां पे आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो है असेसमेंट ऑफ टैक्स। अब देखो अब अगर आपका जो है इनकम टैक्स वगैरह किसी आपकी प्रॉपर्टी को आपने इनकम टैक्स उसका देना है तो वो भी डिपेंड करता है जो टोटल कास्ट है, टोटल वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से कुछ परसेंट आपको टैक्स देना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको जो वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की पता होनी चाहिए। उसके बाद एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप चांस कभी कोई मिस हैपनिंग होगी, आग वगैरह लग गई या कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ गया जिसकी वजह से आपकी जो है प्रॉपर्टी डैमेज होगी, तो अब अगर आपने उसकी आपको इंश्योर करवाया है तो अब वो इंश्योर वाले आपको कितना पैसा देंगे वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो ये भी उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि हम किस किस पर्पज के लिए वॉल्वेशन करते हैं बिल्डिंग की या किसी भी प्रॉपर्टी की। तो ये उसके बाद है पर्पज ऑफ वॉल्वेशन, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्वेशन कि अगर हम वॉल्वेशन करते हैं तो हमें वॉल्वेशन करते हैं हमें क्या चीजें दिमाग में रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी, वही मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो डिपेंड करती है उसकी सप्लाई कैसी है और डिमांड कैसी है, उस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है डिपेंड वो वेरी करती रहती है। अगर सप्लाई एंड डिमांड ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा होगी, अगर सप्लाई एंड डिमांड कम है तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी उसकी कम होगी। अब उसके बाद दूसरी एग्जांपल है इसका डिजाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल। अब देखो ओल्ड फैशन डिजाइन अगर उसका होगा तो अगर डिजाइन वगैरह जो है उतना कोई खास नहीं है तो ये भी एक अट्रैक्टिव चीज होती है कस्टमर के लिए। अगर डिजाइन उसका अच्छा है, अट्रैक्टिव है, उस हिसाब से उसकी कास्ट भी आपकी ज्यादा होगी। स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स की आपने जो मटेरियल वगैरह उसमें यूज किया है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स कैसा यूज किया था। ऐसा नहीं हो कि 20-30 साल के बाद बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी क्योंकि उसने आपने जो है लेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल उसमें यूज किया, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद लोकेशन। लोकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर अफेक्ट करता है वो लोकेशन है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी, सेम प्रॉपर्टी आपके पास विलेज में और सिटी में अवेलेबल है तो दोनों में बहुत फर्क होगा उसकी वैल्यू पे। लोकेशन अगर लोकेशन विलेज में है तो उसकी कास्ट कम हो सकती है, अगर लोकेशन उसकी सिटी में है तो उसकी कास्ट ज्यादा हो सकती है। ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि जो है ओल्ड फैशन हो जाना। अब मैंने आपको डिजाइन की एग्जाम्पल दे दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन टर्म है, टेक्निकल टर्म है ये। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि जिस डिजाइन में हमने आज उस बिल्डिंग को बनाया 20 या 30 साल या 40 साल के बाद वो डिजाइन जो है ओल्ड फैशन हो जाता है, उस हिसाब से भी जो प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी। अब जो बायर होगा जिसने वो प्रॉपर्टी को खरीदना है वो किस पर्पज के लिए उसको खरीद रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस पर्पज के लिए वो खरीद रहा है क्या वो फुलफिल कर सकती है उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उस हिसाब से भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्टैटिस्टिकल डाटा वही जो आपकी कॉस्ट वगैरह अवेलेबल है, टोटल बिल्डिंग का एस्टिमेट वगैरह अवेलेबल है, तो उस डाटा पे भी हमारे पास ये क्या करता है, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। तो इसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।